है स्वर के उच्चारण में, तो वह बिना किसी रुकावट के आसानी से बाहर आ जाती है, वे स्वर होते हैं। हाँ, यहाँ पे स्वर की एक बात और बता देता हूँ मैं। स्वर है व्यंजन के बगैर बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन है ना, वे स्वरों के बगैर नहीं बोले जाते। सभी जितने भी व्यंजन हैं, सप्रेस व्यंजन हैं, क से लेके म तक 25, और भी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कोई भी व्यंजन है वे ए स्वर के बगैर नहीं बोले जाते, ठीक है। अगर ए स्वर रहित व्यंजन करना है, जैसे मान लो कि ये क है, इसमें ए स्वर है, अगर इसमें इसको ए स्वर रहित व्यंजन करना है तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, और अब ये क रहित व्यंजन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर पे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर पे। हाँ, एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि स्वर है जो हमारा ये गला है, यहाँ से कंठ जिसको हम बोलते हैं, और होठों तक, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, ठीक है, वो कहीं बगैर किसी जो अंग है हमारे मुंह में, जैसे दंत हैं, ओष्ठ हैं, ठीक है, कंठ है, तालु है, ये कहीं भी वायु सप्रेस नहीं करती, ठीक है, आसानी से बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर, स्वर की परिभाषा है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी रुकावट के आसानी से बोले जाते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। 11 है। ये कहता है कि जो स्वर है स्वतंत्र है, आसानी से बोले जाते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो फिर ये कहता है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये कहता है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्वर है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है नंबर 1 पे है हर्षव। स्वर नंबर 2 पर है दीर्घ स्वर, ठीक है। वास्तव में हिंदी भाषा में तो ये 2 ही स्वर हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। जो नंबर 3 पे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है जो, ये लगभग हिंदी भाषा से समाप्त हो गया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षव स्वर पर, ठीक है। हर्षव स्वर है, इन स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है, और ये संख्या में 4 है।
4 हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर है, इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और ये संख्या में 7 है। फिर बात आती है प्लुत स्वर की। ठीक है, हिंदी से लगभग समाप्त हो गए हैं। ठीक है, संस्कृत में आज भी ये जीवित है, लेकिन हिंदी भाषा से ये लगभग समाप्ति हो चुकी हैं। इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट क्लियर करवा दूंगा कि प्लुत स्वर क्या होता है, कैसे इसका उच्चारण होता है। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। परिभाषा इसकी, ह्रस्व स्वर का उच्चारण सबसे कम समय में होता है और ये संख्या में 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये जो ह्रस्व स्वर हैं, ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जितने भी स्वर हैं इनमें बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, और संख्या में ये 4 है, ओ, ई, उ, री। ठीक है, फिर ये बात करता है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की इसकी परिभाषा है कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना ज्यादा समय लगता है और इनकी संख्या 7 है। 7 है। कौन कौन से हैं ये? अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कहता है कि जो दीर्घ स्वर है, जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो ह्रस्व स्वर है जो उनसे 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और संख्या में ये 7 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। अब बात करेंगे हम प्लुत स्वर की। वैसे तो हिंदी भाषा में जो वर्ण है 2 प्रकार के मैंने बता दिया, स्वर और व्यंजन। और स्वर में भी इसके 3 भाग कर दिए, लेकिन जो मुख्य है, ठीक है, जो सही तौर पे माने जाते हैं, वे 2 प्रकार के हैं स्वरों में भी, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, जो प्लुत स्वर है वो लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी इसके बारे में बताता हूँ। प्लुत स्वर,
ठीक है। इसकी परिभाषा है पलुत स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय 3 गुना ज्यादा समय लगता है। किन से 3 गुना ज्यादा समय लगता है? जो दीर्घ स्वर थे, हर्षव स्वर थे और दीर्घ स्वर, ठीक है, उनसे बोलने में, उच्चारण करने में पलुत स्वर में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम शब्द एक, ठीक है। ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, ये तो है नहीं कि हमने ऐसे ओम बस बोल दिया, उच्चारण हो गया, नहीं। जो ओ है इस पर रुक कर, ठीक है, कुछ समय लगाना पड़ता है। जैसे ओम, ठीक है, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें एक शब्द पर ओ है उस पर रुकना होता है, ठीक है, कोई भी है। जैसे हम किसी व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हमसे 500 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसका नाम राम है। जब हम उसको बुलाएंगे, जोर से उसको आवाज़ लगानी पड़ेगी तभी तो उसको सुनाई देगा। लेकिन ये नहीं है कि जोर से हमने बोल दिया राम, बस उसको सुनाई दे गया, नहीं, ठीक है। उस तक आवाज़ पहुँचाने में, ठीक है, उसके नाम पर जो उसका पहला अक्षर है, नाम का पहला वर्ण है, उस पर हमने जोर देना होता है, ठीक है। जैसे कि राम, ठीक है। तो उसी तरह मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ओम है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ओ है, इस पर हम थोड़ा जोर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ओ है वो पलुत स्वर है, ठीक है। ओ है यहाँ पर क्या है? पलुत स्वर है। ठीक है, तो लगभग बच्चों को ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। स्वर है जो लगभग बच्चों के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनके अलावा भी यहाँ पर हम यहाँ पे अयोगवा वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं? अंग, अह, अंग, अह, ठीक है। क्या है? अंग। ये क्या है? अह, ठीक है। हाँ, यहीं पे बता देता हूँ, लेकिन विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे अनुस्वार है, ठीक है, ये चिन्ह है, ये क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे विसर्ग है, ये चिन्ह है विसर्ग का, ठीक है। जो ये विसर्ग है, ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं ये तो आवाज आती है के समान ये बोले जाते हैं, है के समान ये बोले जाते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः, ठीक है। तो है जो वर्ण है उसकी आवाज बाद में आती है, क्या है? विसर्ग है, ठीक है। तो मैं एक आता है अन्य, इसको हम बोलते हैं, ये जो चिन्ह है चंद्र बिंदु, ये जो चिन्ह है ये क्या है? ये है चंद्र बिंदु, ठीक है। ये चंद्र बिंदु है। ये कोई वर्ण है, जब हम शब्द लिखते हैं तो किसी वर्ण के शिरोमणि यानी कि उसके सिर के ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये है चंद्र बिंदु, ये चिन्ह है चंद्र बिंदु का, ठीक है। ये है चिन्ह चंद्र बिंदु का, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं विस्तार से बताता हूं इनके बारे में, ठीक है। पहले हम देते हैं अंग को, ठीक है। अंग,
इसकी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर हम जो अंग है ये अयोगवा है। कौन कौन से अंग और अह, ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्या है? अयोगवा। अयोगवा वर्ण है, ठीक है, दोनों। ठीक है, तो पहले हम अंग पे बात करते हैं। ये कहता है ये दोनों अंग और अय हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? अयोगवा वर्ण है। लेकिन ये न तो स्वर है न व्यंजन है, ठीक है, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, लेकिन इनको हम दोनों को अनुस्वार कहते हैं। लेकिन हम इन दोनों को क्या कहते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ये दोनों क्या है? अनुस्वार हैं। अनुस्वार है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अंग पर, ठीक है। परिभाषा है इसकी, अंग इसका चिन्ह अनुस्वार होता है। ये कह रहा है कि जो अंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका चिन्ह दे दिया, ठीक है, ये ऐसे जैसे आ की मात्रा होती है उसी के ठीक ऊपर, ठीक है, अनुस्वार लगा होता है, ठीक है। ये क्या है? अंग का चिन्ह है, ठीक है। ये कहता है कि इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, ये अनुस्वार होता है। फिर ये कहता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु है जो हवा, वायु नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। जैसे ठीक है, अंग की हम बात कर रहे हैं, इसका चिन्ह है, ठीक है, आ की जो मात्रा होती है उसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है, ये इसका चिन्ह है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण करते समय, ठीक है, जो वायु है हमारी, ठीक है, वो नाक में गुनगुनाती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि नाक में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुस्वार चिन्ह की वजह से होता है, ठीक है। जब हम अनुस्वार वाले शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान नाक के माध्यम से होता है और वायु नाक के माध्यम से ही बाहर निकलती है। जैसे ये कहता है कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गंदा, ठीक है, फंदा, गंदा, फंदा, कंधा, कंधा, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, अनुस्वार है, गह पे अनुस्वार है, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, गंदा, ठीक है, जो हवा है हमारे नाक में गुनगुनाती है, ठीक है, गूंजती है, ठीक है, और नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, ठीक है, ये किसकी वजह से? अनुस्वार की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ण पे चलते हैं। अगला वर्ण है